हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है साथियों आप सभी का समाधान स्टडी परिवार में। तो साथियों, आज साइंस का सेशन में हम रुधिर परिसंचरण जो तंत्र है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सेशन को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और जिन साथियों ने अभी तक समाधान स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और साइंस के लिए बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम आपके लिए जो है सिलेबस अकॉर्डिंग क्लासेस लेकर आए हैं। देखिए, आज हमने कहा कि रुधिर परिसंचरण तंत्र से संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो नोट डाउन कीजिएगा हर एक क्वेश्चन को, शॉर्ट नोट्स बनाते चलिए। जब भी आपका एग्ज़ाम होगा तो क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कौन सा कारक व्यायाम के दौरान फायरिंग की हृदय गति को बढ़ाता है? बैरो रिसेप्टर्स, प्रोप्रियो रिसेप्टर्स, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, केमो रिसेप्टर्स। व्यायाम के दौरान या जब भी हम योगा करते हैं तो इस दौरान फायरिंग की हृदय गति को बढ़ाता है। तो कौन सा वह कारक होगा? ऑप्शन बी में दिया गया है प्रोप्रियो रिसेप्टर्स। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। प्रोप्रियो रिसेप्टर्स जो है फायरिंग की हृदय गति को बढ़ाने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये जो सेशन होने वाला है फ्रेंड्स, यह आपकी नीट जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो जो भी साथी नीट की परीक्षा देने वाले हैं वह ज़रूर से ज़रूर सेशन को देखें। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है, कौन सी धमनी बड़ी आंत को रक्त की आपूर्ति करती है? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बड़ी आंत को रक्त की आपूर्ति किस धमनी के द्वारा किया जा रहा है? मेसेंटेरिक धमनी, फ्रेनिक धमनी, रेक्टल धमनी, सिलियक धमनी। ये कुछ धमनी के प्रकार दिए गए हैं। मेसेंटेरिक है, फ्रेनिक है, रेक्टल है, सिलियक है। तो कौन सी धमनी होगी जो बड़ी आंत को, हमारी बॉडी में छोटी आंत और बड़ी आंत लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। तो बड़ी आंत की बात कर रहे हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की। तो यहाँ पर जो मेसेंटेरिक धमनी है यह बड़ी आंत को रक्त की आपूर्ति करती है। ऑप्शन ए में दिया गया है मेसेंटेरिक, जो कि इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बैरो रिसेप्टर्स में बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं। रक्त की मात्रा, रक्त का पीएच, ऑक्सीजन संतृप्ति, धमनी रक्तचाप। बैरो रिसेप्टर्स जो है किसमें बदलाव के प्रति संवेदनशील होते हैं पूछा गया है। आर्टरियल ब्लड प्रेशर, धमनी रक्तचाप। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सी धमनी समीपस्थ पैर और घुटने के जोड़ की मांसपेशियों को रक्त की आपूर्ति करती है? इंफीरियर मेसेंट्रिक धमनी, लेटरल प्लांटर धमनी, पॉप्लिटियल धमनी, पेरोनियल धमनी। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, पॉप्लिटियल धमनी। नेक्स्ट, राइट कॉमन कैरोटिड धमनी से उत्पन्न होती है? राइट ऑक्सिलरी धमनी, लेफ्ट सबक्लेवियन धमनी, ब्रैकियोसेफिलिक धमनी, आर्च ऑफ एओर्टा। राइट कॉमन कैरोटिड धमनी से जो है ब्रैकियोसेफिलिक धमनी उत्पन्न होती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है? 6.2 से 7.7 लीटर, 7.8 से 8.2 लीटर, 3.5 से 4.2 लीटर, 4.5 से 5.7 लीटर। वयस्क मानव शरीर में कितने लीटर रक्त मौजूद होता है? ऑप्शन डी में राइट आंसर दिया गया है 4.5 से 5.7 लीटर के बीच में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट,
यदि एक नर्स ईसीजी का मूल्यांकन करती है और सॉटूथ वाली पी तरंगों को देखती है तो निदान क्या होगा? आलिंद स्पंदन, समय पूर्व जंक्शन जटिलता, अलिंद विकंपन, नासिका अतालता। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ईसीजी का फुल फॉर्म है, नोट डाउन कीजिएगा। आलिंद स्पंदन इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उच्च रक्तचाप के कारण अज्ञात होते हैं तो इसे कहा जाता है प्राथमिक उच्च रक्तचाप, माध्यमिक उच्च रक्तचाप, पृथक सिस्टोलिक उच्च रक्तचाप, ये सभी। उच्च जो हाइपरटेंशन है, उच्च रक्तचाप है, इसके कारण अज्ञात होते हैं तब वह प्राथमिक उच्च रक्तचाप कहा जाता है। ऑप्शन ए प्राइमरी हाइपरटेंशन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जीवन शैली जिसमें हृदय धमनी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम है वह है। जीवन शैली जिसमें हृदय धमनी रोग विकसित होने का अधिक जोखिम है वह है सक्रिय जीवन शैली, आसीन जीवन शैली, सक्रिय व्यायाम, इनमें से कोई भी नहीं। आसीन जीवन शैली ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, रक्तचाप की नियमित निगरानी रोकथाम के किस स्तर के अंतर्गत है? मौलिक, मुख्य, माध्यमिक, तृतीयक। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा सेकेंडरी माध्यमिक। नेक्स्ट, इम्यूनोग्लोब्यूलिन जो नवजात को आंत संक्रमण से बचाता है वह है आईजीए, आईजीडी, आईजीजी, आईजीएम। इम्यूनोग्लोब्यूलिन नवजात को आंत संक्रमण से बचाता है, आईजीए कहलाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देता है? महाधमनी, ग्रास नली, हृदय, श्वास नली। हवा को फेफड़ों में जाने की अनुमति देने का जो कार्य है वह श्वास नली ट्रैकिया का होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। एसोफेगस हम कई बार पढ़ते हैं तो ग्रास नली को एसोफेगस कहा जाता है, एओर्टा महाधमनी को कहा जाता है, हार्ट हृदय को, और ट्रैकिया श्वास नली को। तो इंग्लिश नेम भी आपके इनके याद होना चाहिए फ्रेंड्स आपको, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंग्लिश में नेम दे देता है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या अर्थ होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी ट्रैकिया श्वास नली। नेक्स्ट, जब एक शरीर से उत्पन्न प्रतिरक्षी को रोग से बचाव के लिए दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जाता है तो इसे कहा जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा, हर्ड प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, कोशिका प्रतिरक्षा। एक्टिव, हर्ड, पैसिव और सेल्यूलर। पैसिव इम्यूनिटी, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, इसका राइट आंसर होगा। जब एक शरीर से उत्पन्न प्रतिरक्षी रोग से बचाव के लिए दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जाता है तो यह निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहलाता है, पैसिव इम्यूनिटी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय सिरापरक दबाव CVP को मापने के लिए यह किस स्तर पर शून्य होना चाहिए? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट एट्रियम ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, प्लाज्मा में ज्यादातर मौजूद होने वाला कैटायन है सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। प्लाज्मा में ज्यादातर मौजूद होने वाला कैटायन सोडियम होता है, Na से इसे प्रदर्शित किया जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, Na सोडियम। नेक्स्ट,
टी कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती है? थाइमस में, यकृत में, प्लीहा में, वृक्क में। टी कोशिकाएं कहाँ परिपक्व होती हैं? ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, इन थाइमस, थाइमस में। नेक्स्ट, एक आपात स्थिति में जब रोगी अपना रक्त वर्ग बताने में असमर्थ है, तब इसे किस रक्त वर्ग के साथ क्रॉस मैच करना सुरक्षित होता है? ए नेगेटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। -VE लिखा है तो आप नेगेटिव समझेंगे, +VE लिखा है तो पॉजिटिव समझेंगे। तो जब आपात की स्थिति में रोगी अपना रक्त वर्ग नहीं बता पाता है, तब इस प्रकार से यहाँ ओ नेगेटिव रक्त वर्ग के साथ क्रॉस मैच करना सुरक्षित होता है। तो ऑप्शन डी में दिया गया है ओ नेगेटिव। नेक्स्ट, रक्तदाब मापा जाता है। रक्तदाब नापा जाता है नैनोमीटर द्वारा, रक्तदाब मापी द्वारा, बैरोमीटर द्वारा, कैलोरीमीटर द्वारा। अब क्वेश्चन में ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे अगर जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है वह क्वेश्चन में ज़रूर उन्हें डाउट होगा कि यहाँ तो जो रक्तदाब मापी है उसका नाम ही नहीं दिया है। तो रक्तदाब मापी ही जो है स्पेग्नोमैनोमीटर, इंग्लिश में भी देखिएगा क्वेश्चन करते समय कि क्या इंग्लिश में दिया है जो आपको पता है। तो स्पेग्नोमैनोमीटर इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी में दिया गया है। रक्तदाब मापी के द्वारा रक्तदाब मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? 4, 3, 2, 5। मछली के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? ऑप्शन सी राइट आंसर होगा, 2। नेक्स्ट, ये कुछ जीव और उनके हृदय कोष्ठ दिए गए हैं, तो आप नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, मेंढक की बात करें तो 3 हृदय कोष्ठ होते हैं, मनुष्य में 4 होते हैं। जैसे हम पढ़ते हैं 2 अलिंद और 2 निलय, दायां अलिंद दायां निलय, बायां अलिंद बायां निलय, इस प्रकार से। सांप की बात करें तो 3 हृदय कोष्ठ होते हैं, कंगारू में 4 हृदय कोष्ठक होते हैं, मछली में 2 होते हैं, खरगोश में भी 4 हृदय कोष्ठक होते हैं, और पक्षी जो होते हैं सरीसृप या रेप्टाइल्स, उनमें 4 हृदय कोष्ठ होते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन जो प्लेजेंटल बाधा को पार कर सकते हैं और भ्रूण के संचलन तक पहुंच सकते हैं कहलाते हैं IgG, IgA, IgM, IgD। आंसर होगा IgA, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, सॉरी IgG, ऑप्शन ए में दिया गया है IgG। नेक्स्ट, संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे कहा जाता है सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा, सामूहिक प्रतिरक्षा, उपरोक्त के सभी। संक्रमण प्राप्त करने के बाद व्यक्ति की प्रतिरक्षा विकसित होती है, उसे एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय प्रतिरक्षा कहा जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सक्रिय प्रतिरक्षा प्राप्त करने का तरीका नहीं है? रोग के संपर्क में एंटीबॉडीज आ जान, उपनैदानिक संक्रमण के लिए एक्सपोजर, टीकाकरण। एंटीबॉडी आ जान, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, एंटीबॉडी ट्रांसफ्यूशन। नेक्स्ट, अंतःशिरा से औषधि को देना आमतौर पर बच्चों के लिए उपयोग किया जाता है 6 साल से नीचे गंभीर रूप से बीमार, 6 साल से अधिक और गंभीर रूप से बीमार, 6 साल से कम उम्र के, 6 साल से अधिक उम्र के। इंट्रावेनस ड्रग अंतःशिरा औषधि जो है आमतौर पर 6 साल से नीचे गंभीर रूप से बीमार बच्चों को दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, कौन सी एंटीबॉडी प्लेजेंटा को पार कर सकती है? IgA,
IgG, IgE, IgM। IgG ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एनाफिलेक्टिक प्रकार की प्रतिक्रिया के लिए जिम्मेदार इम्यूनोग्लोबुलिन की पहचान करें। IgG, IgE, IgM, IgA। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा IgE। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है? कार्बोहाइड्रेट, श्वसन रंजक या रेस्पिरेटरी पिगमेंट जिसे कहते हैं, त्वचा रंजक, स्किन पिगमेंट, विटामिन। हीमोग्लोबिन किस प्रकार का पदार्थ है? रक्त प्रोटीन हीमोग्लोबिन होती है। श्वसन रंजक रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, जब एंटीबॉडी संक्रमित शरीर के अंदर बनते हैं तो इसे कहते हैं पैसिव रोग प्रतिरोधक क्षमता, जिसे निष्क्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कह सकते हैं, एक्टिव सक्रिय रोग प्रतिरोधक क्षमता, ए बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा एक्टिव रोग प्रतिरोधक क्षमता। नेक्स्ट, कौन सी कोशिकाएं विषाणु संक्रमित कोशिकाओं को मारकर जन्मजात प्रतिरक्षा में भाग लेती है? मैक्रोफेज, टी कोशिका, एनके कोशिका, न्यूट्रोफिल। राइट आंसर होगा एनके कोशिका, ऑप्शन सी। आज का सेशन यहीं तक है फ्रेंड्स, तो सभी साथी सेशन को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। बने रहे समाधान स्टडी परिवार के साथ में। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।